नमस्कार छात्रों, वेलकम बैक। एक बार आप सबका फिर से स्वागत है डी कोड एग्जाम में। छात्रों, जैसे हमने आपसे बताया था कि क्रैश कोर्स के अंतर्गत ये सभी आपको पर जो है क्लासेस मिल रही हैं। ठीक है, बिल्कुल शुल्क है, मुफ्त में है। आप पूरी क्लास का जो है फ़ायदा उठाइए और प्रॉपर क्लास को शुरुआत से लेकर अंत तक देखिएगा। ठीक है, आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है एग्जाम ओरिएंटेड वो आपको मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। आज का जो हमारा टर्न है जनरल साइंस के अंदर आप देख सकते हैं छात्रों है धातुएँ, अधातुएँ, उपधातुएँ तथा पदार्थों के से गुणधर्म के बारे में। अक्सर सवाल आता है छात्रों की पदार्थ क्या है, मैटर क्या है। मैटर की अवस्थाएं आपने पढ़ा होगा, पदार्थ की विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं छात्रों। यौगिक क्या होता है, तत्व क्या होता है, एल्लोयस क्या है, मिश्र धातुएं क्या हैं और उनके उपयोग क्या है। बहुत सारे से सवाल है और ये जो जितने भी पोर्शंस हम आपको करवा रहे हैं, ये भी जो टॉपिक्स हैं काफ़ी ज़्यादा जो है देखा अगर जाए तो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर आपको यकीन ना हो तो आप अपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं छात्रों। लास्ट तक फिर वही अपील रहेगी, लास्ट तक क्लास करिएगा पदार्थ तथा उनके गुणधर्म के बारे में। ठीक है छात्रों, कौन यौगिक हैं, कौन मिश्रण है, उन सब के बारे में, एल्लोयस के बारे में, उनके उपयोग के बारे में भी हम लोग यहाँ पे आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो मैटर है छात्रों पदार्थ के बारे में। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में कि पदार्थ क्या है, मैटर क्या है। अक्सर आप सुनते चले आ रहे होंगे छात्रों कि पदार्थ वह है जो स्थान घेरता हो, है ना छात्रों, उसका अपना एक द्रव्यमान हो। ठीक है, जैसे एक उसका अपना आयतन है, घनत्व, इन सभी चीज़ों की चर्चा होती है। सबसे पहली चीज़ तो है पदार्थ वो है जो कि ऑक्युपाइड करता है स्पेस को, यानी स्थान को घेरता है। ठीक है, उसका अपना फिर द्रव्यमान है। ठीक, उसके बाद उसका अपना एक घनत्व होता है छात्रों, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, उनके अपने गुणधर्म होते हैं। पदार्थ की अगर देखें छात्रों तो वर्तमान में लगभग जो आपने एनसीईआरटी की बुक्स में पढ़ा होगा तो 5 अवस्थाएं हैं, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, 5 अवस्थाएं हैं। ठीक है, लेकिन जनरली हम लोग अभी तक सॉलिड, लिक्विड, गैस सुनते चले आ रहे हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक, लेकिन अगर आप देखें तो आगे जो है प्लाज्मा भी है और प्लाज्मा के बाद बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, 2 साइंटिस्ट थे, बोस और आइंस्टीन, उन दोनों ने मिलकर इसको काम किया था तो उसका नाम पड़ गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो छात्रों पदार्थ क्या है, जो भी स्थान घेरता हो, ऑक्युपाइड स्पेस। आप टेबल है, मेज है, कुर्सी है, कोई भी सामान आप ले लीजिए, ऑक्युपाइड क्या करता है, स्पेस घेरता है, यानी वो स्थान घेरता है। ठीक है, डिब्बा रख दिया आपने, स्थान घेरा। प्रोसेस मास, द्रव्यमान है उसके अंदर, साफ साफ लिखा है द्रव्यमान। अब छात्रों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान और भार में अंतर है। द्रव्यमान अलग होता है, भार अलग होता है। भार जो होता है वो W बराबर mg बोलते हैं हम लोग उसको, उसमें द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण। यहाँ जो भार है अलग है, द्रव्यमान अलग है और महसूस किया जा सकता है। दीज आर फेल्ट, इनको हम महसूस कर सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसी बातें कर रहा है, इनको हम महसूस कर सकते हैं। इनका अपना एक द्रव्यमान है और ये अपना एक स्थान घेरते हैं, उसे हम छात्रों पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की कई सारी अवस्थाएं आप देख सकते हैं, जैसे जनरली हम लोग पढ़ते हुए आए हैं। इनके मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, आंतरिक आणविक जो बनावट है उसके आधार पर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठोस के जो अणु होंगे छात्रों काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर बल ज़्यादा होगा, ये बहुत क्लोज होंगे, कॉम्पैक्ट होंगे और इनका निश्चित आकार और आयतन होगा। एक सॉलिड आपने ले लीजिए, मान लीजिए कि डस्टर रखा हुआ है तो वो सॉलिड है। ठीक है, एक पेंसिल बॉक्स रखा है, अगर सॉलिड बनाए तो छात्रों क्या होगा, उसका एक निश्चित आकार होगा और निश्चित आयतन होगा, आप देख सकते हैं। इसी तरह से अगर देखें लिक्विड टेक्स शेप ऑफ कंटेनर, जो तरल होगा छात्रों इसे हम द्रव कहते हैं, द्रव्य नहीं, द्रव, आधा वा नहीं लगाइएगा, द्रव्य और द्रव में अंतर है। द्रव मतलब लिक्विड, टेक शेप ऑफ कंटेनर। अगर हम लिक्विड को किसी कंटेनर में डालें, किसी पात्र में डालें तो उसका रूप बदल जाएगा, उसका आकार उसी प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म हॉरिजॉन्टल सरफेस हैज द फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन इसका जो आयतन होगा वो निश्चित होगा। पहले वाले का आयतन और आकार निश्चित, दूसरे वाले का आकार निश्चित नहीं है, जिस तरह के पात्र में डालेंगे, और आयतन उसका निश्चित होगा, वॉल्यूम जो है छात्रों। तीसरे वाले का क्या कह रहा है, ना आयतन और ना आकार, दोनों जो है इसके अनिश्चित होते हैं। इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में आप देख सकते हैं कितना स्पेस है। मॉलिकुलर स्पेस देखिए आप, ये जो देख रहे हैं यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा कम स्पेस जो होगा वो सॉलिड में होगा, पार्टिकल बहुत करीब होंगे, डिफिनिट स्ट्रक्चर होगा। इसका स्ट्रक्चर डिफिनिट नहीं होगा लेकिन वॉल्यूम फिक्स होगा, मॉलिकुलर स्पेस ज़्यादा होगा, फोर्स कम होगा। गैस के अंदर आप देख सकते हैं कितनी दूर दूर जो है मॉलिक्यूल चले जाते हैं। ठीक है, ये अपने आकार, अपने आयतन और उसके दोनों के लिए छात्रों जो है निश्चित नहीं रहता। ये तो हमने पढ़ लिया सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में। छात्रों आगे कह रहा है पदार्थ के वर्गीकरण, यहाँ गौर से देखिएगा, पदार्थ के वर्गीकरण में मैटर के फिजिकल और केमिकल, यानी कि भौतिक और रासायनिक आधार पर पदार्थ को 2 भागों में बांट दिया गया। भौतिक और रासायनिक एक तरह से हम कह सकते हैं गुणधर्म के आधार पर। पहला छात्रों जो भौतिक आधार पर बांटा गया क्लासिफिकेशन जो किया गया है उसमें देखा जाए तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आते हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस
दूसरा छात्रों अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो आता है वो छात्रों है सब्सटेंस के आधार पर, रसायन के आधार पर, वो है एलिमेंट्स और कंपाउंड छात्रों, तत्व और यौगिक। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सभी क्या है छात्रों, तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं। जैसे आवर्त सारणी में आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे कि हमारे पीरियोडिक टेबल में तत्व पाए जाते हैं। तत्व एक जनरल शब्द है, फिर उसमें आप कहेंगे कि कौन सा धातु है, कौन से अधातु हैं, कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन से मेटलॉइड्स हैं, उपधातु हैं, कौन संक्रमण धातु हैं, इस तरह की बातें बाद में करेंगे। कितनी गैसेज हैं उसके अंदर, नोबल गैसेज हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं छात्रों। लेकिन आपसे कहा जाए कि सामान्यतः आवर्त सारणी के अंदर जितने भी तत्व हैं लगभग 118, वो सब एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं। आगे बात करता है कंपाउंड्स। कंपाउंड का मतलब हम लोग पढ़ेंगे यौगिक, योग से बना हुआ, ठीक है, 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर यौगिक बनते हैं, लेकिन ये प्योर सब्सटेंस है। इधर आपसे बात कर रहा है छात्रों मिश्रण के बारे में। अगर रासायनिक संगठन के बारे में बात करें तो प्योर और मिश्रण, प्योर में 2 आते हैं तत्व, ठीक है, और कंपाउंड्स मतलब यौगिक। लेकिन मिश्रण में छात्रों 2 आते हैं, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। समजात मिश्रण एक प्रकार के एक ही तरह के अणुओं से मिलकर बने हों, एक ही तरह के पदार्थ के योजन से बने हों, उन्हें हम समजात कहेंगे मिश्रण। और विषम जात का मतलब जो अलग अलग पदार्थों से मिलकर बनाए जाए उनको हम कहेंगे विषम मिश्रण। समान मिश्रण और विषम मिश्रण। तो छात्रों यहाँ पे अगर बात करें तो फिजिकली देखें तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आपको मिलेगा, लेकिन 2 अवस्थाएं और हमने आपसे कहा था, ठीक है, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये 5 अवस्थाएं इस समय वर्तमान में मौजूद हैं। आगे आपसे कहता है कि तत्व क्या है। छात्रों हमने आपसे बताया कि आवर्त सारणी में हमारे जो तत्व हैं लगभग 118 है आवर्त सारणी में, ये सभी तत्व हैं। शुद्ध पदार्थ परमाणुओं के रूप में एक प्रकार के कणों से मिलकर बनते हैं। शुद्ध पदार्थ, जब कोई पदार्थ शुद्ध रूप में हो, एक जैसे अणुओं से मिलकर बने तो उसे हम कहते हैं तत्व, एलिमेंट। जैसे कह रहा है यहाँ पे कॉपर, सोडियम Na, आयरन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये सभी क्या है छात्रों, तत्व दिखाई दे रहे हैं। एक प्रकार के कणों से मिलकर बनेगा तो उसे हम तत्व कहेंगे। यहाँ कह रहा है प्योर सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ 1 टाइप ऑफ पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ एटम्स कॉपर, सोडियम, आयरन एंड आगे कह रहा मॉलिक्यूल्स लाइक, मॉलिक्यूलर फॉर्म का मतलब योजन में बना होता है, संघ में बनाता है अपना, जिसे जोड़ा बनाते, जोड़ा जैसे होता है ना नर और मादा, उसी तरह से हाइड्रोजन के 2 जोड़े, 2 लोग मिलके HH रहेगा, अकेले H नहीं, HH मिला, ठीक है, O2, N2, S2, इस तरह से। तो ये है छात्रों, इसमें कह रहा है कि एक से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन 1 टाइप एक ही होना चाहिए इसमें। यानी अगर हाइड्रोजन का है तो HH होना चाहिए, ऑक्सीजन का है तो OO होना चाहिए, 2 मिलेंगे, 3 मिले, कुछ भी मिले, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, सभी क्या है, प्योर फॉर्म में होते हैं, इन्हें हम छात्रों तत्व कहते हैं। लगभग कितने तत्व आपको बता रहे हैं, 118 तत्व हैं। आगे कह रहा है छात्रों, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हम कहते हैं यौगिक, कंपाउंड्स। यौगिक का मतलब आप साफ बात समझ रहे होंगे कि एक से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने पर यौगिक का निर्माण होता है। यहाँ देख लीजिए, विभिन्न पदार्थों के परमाणुओं के संयोजन से, विभिन्न, साफ कह रहा है कि विभिन्न पदार्थों के परमाणुओं के संयोजन से, पदार्थ अलग अलग हो गए, यहाँ पे अणुओं से मिलकर शुद्ध पदार्थ, कोई शुद्ध पदार्थ बन रहा है, उसमें CO2 और H2O है छात्रों। यहाँ देखेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, H2O भी है छात्रों, यहाँ पर NO2 भी है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं छात्रों, इसमें सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है, इसमें कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो छात्रों कह रहा है जो यौगिक क्या है, कि विभिन्न पदार्थों के परमाणुओं के संयोजन से अणुओं से मिलकर शुद्ध पदार्थ बनते हैं, जिसे हम CO2 और H2O और NO2 और SO2 वगैरह इसमें छात्रों एग्जाम्पल में हम रख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि H हाइड्रोजन एक अणु है, 2 ऑक्सीजन के अणुओं मिले बन गया H2O। दोनों गैस हैं, हाइड्रोजन भी गैस और ऑक्सीजन भी गैस, लेकिन जब दोनों मिले छात्रों तो पानी का निर्माण हो रहा। गैस से क्या बन रहा है आपका, वाटर बन रहा है, यानी कि लिक्विड बन रहा है गैस से। ये भी देखिए कि एक तरह का संयोजन, इसे हम कहते हैं कंपाउंड। अगला जो छात्रों हमारा टॉपिक है उसमें लिखा हुआ है मिश्रण। मिश्रण पे आ जाते हैं। मिश्रण हमने आपसे कहा था कि यानी मिक्सचर, समान प्रकार समजात मिश्रण, विषम प्रकार विषमजात। मिश्रण किसी भी अनुपात में 2 या 2 से अधिक तत्वों यानी एलिमेंट्स या यौगिकों से बने पदार्थ होते हैं। दोनों बात याद रखिएगा, 1 से अधिक यौगिक मिले या 1 से अधिक तत्वों के संयोजन से जब मिलेगा तो उसे हम मिश्रण कहते हैं। यानी मिश्रण ऐसा हो, कह रहा है 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों से बने पदार्थ होते हैं जो सजातीय और विषम होते हैं। मिक्सचर आर सब्सटेंस मेड ऑफ 2 or more एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड इन एनी प्रोपोर्शन
दे मे बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, या दोनों बातें हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। जैसे स्मोक, स्मोक जानते हैं छात्रों, धुआं जो होता है, धुआं, ये क्या है, ये मिश्रण है। कोहरा, स्मॉग, जल, नमक, समुद्री जल, पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन, ईंधन योजक, गैसोलीन, गैसोलीन में जितने भी सब पानी ज़मीन के नीचे से निकलता है जितना भी है छात्रों, तो ऐसे पैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, ये सारा उनको बोलते हैं। प्योर, अब यहाँ पे मैटर में आ गया छात्रों, प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड बता चुके, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में यहाँ आपको बता चुके। इसका एग्जाम्पल अभी आपको दिखाएंगे तब समझ में आएगा। समजात, समान, ठीक है छात्रों। यहाँ पे अब जो मिश्रण बनेगा उसमें उदाहरण है कॉफ़ी, ठीक है। कॉफ़ी में कई सारी चीज़ें मिली लेकिन उसका रूप क्या है, वो तरल है। एयर, एयर क्या है, आपने देखा मिश्रण है, वो भी कैसा है छात्रों, आप देख सकते हैं, उसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सभी गैसेज हैं, यानी कि लोहा हुआ है। रेन, बारिश का पानी, ब्रास, पीतल, ये सब क्या है छात्रों, ये समजात के बारे में इशारा कर रहा। आगे हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस, जो मिश्रण होते हैं, दो या दो से अधिक तत्व मिले या दो या से अधिक यौगिक मिले तो मिश्रण बनेगा, लेकिन अलग अलग प्रकार के हों। हेट्रोजीनियस मिश्रण में कहता है मल्टीफेस सब्सटेंस इन ए नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ये समझना थोड़ा कठिन है, सलाद को आप देख लीजिएगा, याद आ जाएगा। सॉलिड के संदर्भ में सलाद, सलाद में कई सारी चीज़ें आप मिलाते हैं, बहुत से लोग बहुत कुछ मिला देते हैं, भाई ये भी मिला लो वो भी मिला लो, सलाद का मतलब है। अब सलाद का नाम भी लोग ख़राब कर दिए, सलाद है ना, जनरली आपने देखा सलाद में जो है रैग्यू मटेरियल लिए जाते हैं जो हमारे पेट को सफ़ा रखे छात्रों, है कि नहीं, कब्जियत को ख़त्म करे। जिसमें आपने देखा होगा प्याज का रोल सबसे बड़ा होता है, प्याज के साथ आपने नींबू है, साथ में आपने पत्ते वगैरह ले लिए, ठीक है, इसमें गाजर वगैरह भी है, तमाम चीज़ें। लेकिन सलाद क्या है छात्रों, एक विषम मिश्रण है। एक विषम का मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। आइस क्यूब इन ए ड्रिंक, हमने कहा कि अभी कॉफ़ी था तो प्योर था, लेकिन आइस क्यूब मिला दिया ड्रिंक में, ठीक है, तो ड्रिंक के अंदर जब आइस क्यूब मिला दिया एक प्रकार का मिश्रण हो गया। स्मॉग आप जानते हैं छात्रों, गैसेस फॉर्म में देखेंगे जिसके अंदर कई सारे पार्टिकल और कण पाए जाते हैं। अगला है जो छात्रों टॉपिक है हमारा, वो है धातु कर्म। यहाँ पे आपने पढ़ लिया, आप जो तत्व पढ़े आपने, तत्व के अंदर भी है। अब हम लोग पढ़ेंगे धातु कर्म और फिर धातुएं, उनके गुणधर्म, और उसके बाद छात्रों पढ़ेंगे हम लोग अधातुएं, उनके गुणधर्म, उनकी पहचान क्या है, उनका नाम क्या है, और छात्रों उपधातुएं जो कि धातु और अधातु के बीच में दोनों लक्षणों को रखते हैं छात्रों। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अलवाज, मिश्र धातुएं। छात्रों धातु कर्म का मतलब ये होता है कि पृथ्वी के ऊपर जब वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए, उत्खनन किया गया, खुदाई की गई, माइनिंग की गई छात्रों, तो बहुत सारे जो तत्व का मिलना शुरू हुआ। आपको पता है पृथ्वी के 3 भाग हैं, कोर, मेंटल और क्रस्ट, जो पपड़ी है, सबसे ज़्यादा तत्व यहाँ पाए जाते हैं। तत्व जनरली जो होते हैं छात्रों वो अपने मूल अवस्था में पाए जाते हैं। उनकी जो मूल अवस्था है वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। यानी अगर हम आयरन देखें छात्रों, जिस रूप में पाया जाता है उस रूप में आप आयरन का इस्तेमाल अपने घर में नहीं कर सकते। आप कॉपर का देखें तो कॉपर नहीं कर सकते, आप जिंक को देखें तो जिंक का नहीं कर सकते, पीतल का है तो पीतल का नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि जितने भी धातु या जितने भी तत्व हैं अपने मूल अवस्था में, मदर फॉर्म में पाए जाते हैं। उसके बाद उसका जो है शुद्धिकरण किया जाता है, निष्कर्षण किया जाता है, साफ किया जाता है भट्टी के जरिए से, प्रक्रिया के द्वारा। उसे छात्रों हम लोग धातु कर्म कहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसमें धातु कर्म परिभाषा। धातु कर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी की वह शाखा जो धातुओं के गुणों और उनके उत्पादन और शुद्धिकरण से संबंधित है। शुद्धिकरण, उत्पादन और गुणों से संबंधित है। उनके कैरेक्टर्स, शुद्धिकरण, उनको प्योर करना और उत्पादन, ये है मेटलर्जी। फर्नेस भट्टी के अंदर आपने देखा, वात्या भट्टी, कई प्रकार की भट्टियाँ पड़ी होगी आपने। एल्युमिनियम का निष्कर्षण, आपका कॉपर हो गया निष्कर्षण, आयरन का निष्कर्षण, ठीक है, जिंक का निष्कर्षण, गोल्ड का निष्कर्षण, किसी भी पदार्थ, किसी भी तत्व, किसी भी धातु का निष्कर्षण करना, उसको फर्नेस में भट्टी के द्वारा, उसको तमाम प्रोसेस होते हैं छात्रों। इसके अंदर स्मेल्टिंग वगैरह होता है, स्मगलिंग वगैरह होता है, ठीक है। और इसके अंदर आपने सफोनिकेशन के बारे में भी सुना होगा, उसमें साइनाइडेशन के बारे में भी सुना होगा। ये सभी प्रक्रियाओं द्वारा इसको शुद्धिकरण किया जाता है। कुल मिला के धातुओं को अपने मूल अवस्था से निकालकर शुद्ध अवस्था में बनाना, जिससे का इस्तेमाल हम दैनिक जीवन में आसानी से कर सके, चाहे वो लोहा हो, चांदी हो, तांबा हो, कुछ भी हो। प्रक्रियाएं, अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण, उन्हें परिष्कृत करना और उपयोगी सामग्री बनाने के लिए मिश्र धातु बनाना शामिल है। अब छात्रों कह रहा है यहाँ पे कि प्रोसेस जो है ये करने के पीछे कारण क्या है। आपने देखा होगा धातुओं को जब निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो वो और ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी, और ज़्यादा फ्लैक्सिबिलिटी, और ज़्यादा मजबूती, स्ट्रांगनेस के साथ खड़े हो जाते हैं। यानी जैसे हम कहते हैं एलॉयज, मिश्र धातुएं कहते हैं। जब धातुएं जब मिश्रित रूप में निश्चित अनुपात में किसी मिलाई जाती है तो एक विभिन्न प्रकार का पदार्थ बनता है,
जिसे हम कहते हैं मिश्र धातु। इससे फायदा क्या, हमने आपसे बताया ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, ताकत, जैसे आप कहते हैं ना अनेकता में एकता है। शक्ति कब है, जब सब लोग मिले रहें यूनाइट फॉर्म में। तो धातुओं को मिलाएंगे तो मेटल्स को जब मिलाया जाएगा तो मेटलॉइड्स इसमें जो है बनेंगे एलॉयड्स बनेंगे। ठीक है, इसको भी बनाना, ये भी एक प्रक्रिया इससे शामिल है। उदाहरण, हेमेटाइट से निकाला गया लोहा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है, आपने सुना होगा लोहे के अयस्क हैं और से जिनके लिए निकाला जाता है। भट्टी के अंतर्गत ये प्रक्रिया पूरी की जाती है, Fe2O3 और Fe3O4, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। बॉक्साइड Al2O3, कोरेंडम, क्रायोलाइट, ये सब एल्युमिनियम के अयस्क हैं। इनको भी निकाल कर छात्रों शुद्ध अवस्था में लाना, जिससे कि हम दैनिक जीवन में इसका इस्तेमाल कर सकें। इसी को धातु कर्म कहते हैं और यही इसका सबसे बड़ा प्रक्रियाएं हैं और यानी प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं छात्रों। वात्या भट्टी के अंदर अलग अलग प्रकार का टेम्परेचर होता है, इसके अंदर इनके अयस्क को तपाया जाता है निश्चित अनुपात में, फिर उसका निष्कर्षण विभिन्न प्रकार के लैब प्रक्रिया के द्वारा उनको हम लोग निष्कर्षित करके मार्केट में आप उसको प्राप्त कर पाते हैं। उपयोग, धातुओं का उपयोग निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, परिवहन और विनिर्माण का मतलब रिकंस्ट्रक्शन में किया जाता है। ठीक है छात्रों, यहाँ देख सकते हैं, बताने की जरूरत ही नहीं कि भाई धातु का इस्तेमाल आप कहाँ करेंगे। बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल कह सकते हैं छात्रों इनको। मेन चीज़ धातुएं काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती हैं, समय के अनुरूप होती हैं, इनको आसानी से आप काट सकते हैं, इसको ढाल सकते हैं, पिघला सकते हैं, रिसाइकिल भी कर सकते हैं। धातुएं, आगे जो आ रहा है छात्रों हमारा जो है वो टॉपिक है मेटल्स। मेटल नहीं बल्कि मेटल्स, धातुएं। पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में आपको विभिन्न प्रकार की धातुएं मिल जाएंगी। ठीक है, क्षारीय धातु मिल जाएंगी, क्षारीय मृदा धातु के बारे में मिल जाएंगी। ठीक है, तो छात्रों यहाँ आप अगर समझ लें कि धातुओं के क्या ऐसे लक्षण हैं जिससे आप बताएंगे कि मेटल्स के फीचर्स क्या हैं। तो इनकी अगर हम बात करें छात्रों भौतिक गुणों के बारे में, देखने के आधार पर, इनके रहन सहन के आधार पर, सबसे बड़ी चीज़ है वो शाइनिंग, लस्चर, काटने पर चमक पैदा हो। आप लोहा काटेंगे चमक, चांदी काटेंगे चमक, गोल्ड काटेंगे चमक, कॉपर काटेंगे चमक, उसमें चमक आनी चाहिए, शाइनिंग। धातुएं चमकदार दिखती हैं। घनत, डेंसिटी आमतौर पर इनकी ज़्यादा होती है। डेंसिटी क्या होती है, भारी होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपने आकार के लिए भारी होते हैं, डेंसिटी। ठीक, गलनांक और क्वथनांक, इनका जो फीचर्स, इनके जो करेक्टर्स है कि आमतौर पर ऊंचे, उदाहरण के टंगस्टन जो होता है पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में, टंगस्टन जो बल्ब का तंतु बनाता है सबसे ज़्यादा उसका गलनांक होता है। अब अंदाजा लगा लीजिए 3115 डिग्री सेल्सियस पर वो पिघलता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि उसका हाई मेल्टिंग, हाई बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, काटने में चमकदार लश्चर होना चाहिए। ज़्यादातर छात्रों लोग जो होते हैं वो क्या, चुंबकीय पदार्थ को प्रदर्शित करते हैं, चुंबकत्व के गुण को प्रदर्शित करते हैं। काटने पे छात्रों में चमक है, पीटने पे आप शीट बना सकते हैं इनकी। ठीक है, पीटते पीटते आप तार बना सकते हैं, बन जाएंगे। ठीक है, इनमें क्या हो सकता है, डेंसिटी इनकी, घनत्व भी ज़्यादा होगी। आप देख सकते हैं छात्रों मेलिबिलिटी, आप शीट बना सकते हैं। आपने चांदी का वर्क खाया होगा, मिठाई के अंदर आपने देखा होगा चांदी का वर्क, गोल्ड का वर्क। मेलिबिलिटी का मतलब आप शीट बना सकते हैं पीट पीट के। लश्चर का मतलब इसमें शाइनिंग होता है, चमक होती है। डक्टिबिलिटी का मतलब हमने आपसे बताया जिसको आप लंबा तार की तरह बना सकते हैं। सॉलिडिटी आप देख सकते हैं इसके अंदर हार्डनेस कितनी होती है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये विद्युत के अच्छे सुचालक भी होते हैं और विद्युत धारा के साथ साथ जो है ऊष्मा के भी अच्छे चालक होते हैं। ये है छात्रों धातुओं के लक्षण। रासायनिक गुणों की बात करें हम तो ये क्या है छात्रों, प्रतिक्रियाशीलता दिखाते हैं। धातुओं के बीच भिन्न होती है, कुछ तीव्रता से प्रतिक्रिया है, जैसे पानी के साथ सोडियम। सोडियम एक धातु है, आपको पता होगा छात्रों कि अगर हम उसको पानी पे डाल दें या पानी के साथ क्रिया कराएं खुले में तो जलने लगेगा छात्रों वो। ठीक है, बर्न करेगा, विस्फोट भी कर जाएगा। बड़ी तेजी के साथ हवा के साथ संपर्क करके हाइड्रोक्साइड बनाता है, जबकि अन्य निष्क्रिय होते हैं जैसे गोल्ड देखा है आपने, बिल्कुल शांत है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण कह रहा है कि धातुएं ऑक्सीकरण कर सकती हैं, जैसे ऑक्साइड एक प्रकार के परत बना सकते हैं। उदाहरण के लिए लोहे पर जंग लगना, जैसे अक्सर इसको बोलते हैं क्षरण होना, रस्टिंग लगना छात्रों। रस्ट लोहे में लग जाती है क्योंकि वो ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीडाइज होता है धीमे धीमे करके। से जिंक है, जिंक बड़ी तेजी के साथ ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है छात्रों। रस्टिंग जो है एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ये आपका सोडियम है, बर्न कर रहा है, बड़ी तेजी के साथ जलता है, इसलिए हमेशा इसको केरोसिन में रखते हैं। ये जंग लगा मोर्चा आप देख सकते हैं, लोहे के अंदर क्षरण है, ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है, आपको पता ही है छात्रों, क्योंकि इसके वजन भी गिरता है लोहे का समाप्ति का कारण बनता है, और आपको अगर ये लग जाए तो इसके अंदर टेटनस के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला है छात्रों धातुओं के प्रकार में लौह धातुएं, फेरस मेटल जो लोहे वाली लोहयुक्त चुंबकीय होती हैं। सबसे बड़ा फीचर है कि मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व के लक्षण को ये प्रदर्शित करते हैं, जैसे स्टील और कच्चा लोहा। ठीक है, कच्चा लोहा छात्रों यहाँ पे। अलोह धातुएं, इनमें लोहा नहीं होता है, जैसे गैर चुंबकीय, जैसे एल्युमिनियम, तांबा और सीसा, लेड, प्लम्बम, सीसा जो बुलेट में इस्तेमाल करते हैं,
तांबा, कॉपर, ये चुंबकीय नहीं होते, तांबा का इस्तेमाल आप करोगे चुंबक नहीं पकड़ेगा छात्रों। एल्युमिनियम में चुंबक नहीं पकड़ेगा, लेकिन है धातु, ये है सब कुछ करेक्टर्स वही हैं, लेकिन चुंबकत्व के लक्षण नहीं है। न एल्युमिनियम में जो है चुंबक चिपकेगा, न तांबे में चिपकेगा, न सीसा यानी लेड में चिपकेगा। कीमती धातुएं दुर्लभ मूल्यवान आर्थिक महत्व रखती हैं, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, वाइट गोल्ड भी बोलते हैं प्लेटिनम को। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इनकी मार्केट में कीमत है छात्रों। ये सभी क्या है आपके धातुओं के प्रकार हैं। नेक्स्ट अगला है दैनिक जीवन में उपयोग छात्रों। अगला है दैनिक जीवन में इनके उपयोग क्या हैं। आप देख सकते हैं लोहे का निर्माण उपकरण मशीनरी में उपयोग किया जाना, एल्युमिनियम आप देख सकते हैं डिब्बे पानी, विमान, है ना, एरोप्लेन के साथ साथ आप जो कोच बनाए जाते हैं इसके अंदर कॉपर का इस्तेमाल, कंडक्टर ज़्यादातर आपने देखा बाइंडिंग वगैरह में, तार वगैरह में किया जाता है। सोने का आभूषण जो सबसे पहली चीज़ है आपको पता ही है। इलेक्ट्रॉनिक्स वित्तीय भंडार में उपयोग किया जाता है छात्रों। ये इनके कुछ खास उपयोग हैं। अगला आपसे कहता है छात्रों की उपधातुएं या अर्ध धातुएं, इनको अंग्रेजी में बोलते हैं मेटलॉइड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है छात्रों ये भी, क्योंकि कुछ ऐसे पीरियोडिक टेबल में पदार्थ हैं, तत्व पाए जाते हैं जो कि धातुओं के भी लक्षण रखते हैं और अधातुओं के भी लक्षण रखते हैं। हमने धातुओं के लक्षण पढ़ लिया है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उपधातु। दोनों के बीच का जो है लक्षण रखने वाले को हम लोग बोलते हैं मेटलॉइड्स या सेमी सॉलिड्स बोलते हैं। इनमें क्या है छात्रों कि इतने अच्छे चालक तो नहीं होते, लेकिन विद्युत चालकता के गुण को ये प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनके अंदर होती है। अर्धचालक बोलते हैं इनको छात्रों, जैसे सेमी कंडक्टर, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम छात्रों। कंडक्टिंग कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी बेटर देन नॉन मेटल, कह रहा है कि नॉन मेटल जो होंगे अभी आगे आने जा रहे हैं, ये अधातु जैसे नहीं है, अधातु से ज़्यादा ये विद्युत धारा को संचालित करते हैं, बट वर्स देन मेटल, लेकिन मेटल की तरह नहीं। ये विद्युत धारा प्रवाह करेंगे लेकिन धातु की तरह नहीं, लेकिन जो है अधातु से अच्छा करेंगे। तो बीच के होगा ये, ठीक है, बफर टाइप का। केमिकल बिहेवियर कैन बिहेव लाइक ए बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। ये निर्भर करता है इनके व्यवहार के ऊपर कि ये इस परिस्थिति पर निर्भर करेंगे, ये मेटल की तरह काम करेंगे या नॉन मेटल की तरह। आप देख सकते हैं छात्रों से रबड़, ग्लास, डायमंड, प्लास्टिक, ऑयल, वुड, इंसुलेटर, सभी चीज़ें क्या हैं, ये उपधातुओं के अंतर्गत रखी गई। अब आ गया छात्रों महत्वपूर्ण जो उपधातु है जिसका इस्तेमाल और एग्जाम में सवाल बहुत पूछता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। जितना भी जो आपके चिप होती हैं, जितने भी सर्किट्स बनती हैं, वो सब में अर्धचालक सेमीकंडक्टर्स में सिलिकॉन और जर्मेनियम का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांजिस्टर और सेल कांच बनाने में उपयोग किया जाता है सिलिकॉन का, ठीक है। अर्धचालक जो आपके जर्मेनियम है। दूसरा सेमीकंडक्टर फाइबर ऑप्टिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। आर्सेनिक का भी इस्तेमाल आपने सुना है, ये मिश्र धातुओं में, कीटनाशकों में, ठीक में उपयोग किया जाता है। एंटीमनी ज़्यादातर आपने देखा आतिशबाजी, ठीक है, ज्वाला, मंदक, बैटरी, मिश्र धातु में उपयोग करते हैं। एंटीमनी का इस्तेमाल अलग है ना छात्रों, और विस्फोटक में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। आर्सेनिक पॉइजनस होता है, जहरीला होता है ये उपधातु। बोरान को आप जानते ही हैं छात्रों। सिलिकॉन को आप जानते हैं, ज़मीन पर मिट्टी में बहुत ज़्यादा, बालू के अंदर मुख्य संघटक यही होता है। जर्मेनियम, ठीक है छात्रों, टेल्यूरिनियम और एंटीमनी छात्रों, जिसको हम लोग सिबोरियम बोलते हैं, एसबी, काजल जैसे आप जानते हैं सिबोरियम, ये सभी क्या है छात्रों, ये सभी उपधातु हैं। ये मेटलॉइड्स में धातु और अधातु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। आगे छात्रों औद्योगिक अनुप्रयोग इसमें देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर उद्योग की रीढ़ हैं। जितनी भी अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी दुनिया में, वो छात्रों जैसे अर्धचालक पर डिपेंड है। सेमीकंडक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। मिश्र धातु, मेटलॉइड्स मिश्र धातुओं के उपयोग में सुधार, उदाहरण के लिए एल्युमिनियम मिश्र धातुओं में सिलिकॉन का मिलाया जाना। दूसरा कहना ग्लास और सेरेमिक इंडस्ट्रीज़ में सिलिकॉन जैसे मेटलॉइड ग्लास और सेरेमिक सामग्री महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको हमने बताया भी है छात्रों, आपने पढ़ा भी होगा कि ग्लास बनाने में, शीशा बनाने में सेरेमिक का इस्तेमाल करते हैं, यानी सैंड का, बालू या रेत मिलाई जाता है जिसमें सिलिकॉन होते हैं। सिलिकॉन के पार्टिकल मिला देने पर शीशा बहुत ज़्यादा हार्ड और टफ हो जाता है, इसलिए अगर देखा जाए तो इसका इस्तेमाल जो मेटलॉइड्स का बड़ी मात्रा में कर रहे हैं। अब आ गया छात्रों नॉन मेटल, जिसे हम कहते हैं गैर धातु। न वो मेटल वाले लक्षण नहीं होंगे, लेकिन जो मेटलॉइड्स के भी नहीं होंगे। अब नॉन मेटल क्या है छात्रों, भौतिक, जो अगर हम बात करें इसके अंदर फिजिकल स्टेट्स के बारे में, भौतिक अवस्था के बारे में बात करें तो कई अधातुएं कमरे के ताप पर गैसें होती हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन छात्रों। ये क्या है, ये नॉन मेटल है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी क्या है छात्रों, कमरे के ताप पर गैस हैं, लेकिन ये है नॉन मेटल। नाइट्रोजन आगे कहता है ठोस अधातुओं में भी हो सकती हैं, जैसे ग्रेफाइट या हीरे के रूप में कार्बन और सल्फर, ये ठोस अधातु भी हो सकती हैं। जैसे कह रहा है कि कार्बन और सल्फर और ग्रेफाइट तीनों कार्बन के रूप में, अगर कार्बन ग्रेफाइट भी है, सल्फर नहीं है,
तो ये क्या है छात्रों, ये नॉन मेटल है लेकिन क्या है, सॉलिड है ये, ठीक है, नॉन मेटल सॉलिड है, अधातु हैं लेकिन सॉलिड है, अधातु हैं लेकिन गैस हैं। आगे कह रहा तरल पदार्थ, बहुत कम अधातुएं तरल होती हैं, उदाहरण के लिए ब्रोमीन। कमरे के ताप पर एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कमरे के ताप पर तरल अधातु का नाम बताएं तो ब्रोमीन, कमरे के ताप पर तरल धातु का नाम बताएं तो मरकरी होता है Hg, नॉन मेटल्स। ये इनके करेक्टर्स हैं छात्रों, आप देख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए डायमंड ग्रेफाइट क्या है तो आप क्या कहेंगे छात्रों, कार्बन का अपरूप है ये, ठीक है, और ये सभी नॉन मेटल हैं। नेक्स्ट आगे आपका सामने है रासायनिक गुण, जो अगर हम बात करें नॉन मेटल्स के धातुओं के तो इलेक्ट्रॉनोनेगेटिविटी उच्च, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है विद्युत ऋणात्मकता, इसमें कहता है उच्च जिसका अर्थ है कि वे प्रतिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे फ्लोरीन, आप जानते होंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टार्टिन के बारे में। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की टेंडेंसी होती है। अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं ये, जो नॉन मेटल होते हैं। गैर अधातु ऑक्साइड पानी में घुलने पर अम्ल बनाते हैं, उदाहरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। जब CO2 को पानी के साथ मिलाते हैं तो कार्बोनिक एसिड बनता है H2CO3। अम्लों के साथ कम प्रगतिशील होते हैं, कम रिएक्शन करते हैं। अधातुएं आमतौर पर धातुओं की तरह अम्लों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती छात्रों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। टॉक्सिसिटी, ऑक्सीडेशन स्टेट, हीट ऑफ कंबसन, केमिकल स्टेबिलिटी, फ्लैमिलिसिटी यानी ज्वलनशीलता भी है इनके अंदर, ठीक है, पॉसिबल केमिकल बॉन्ड, रिएक्टिविटी, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सभी फीचर्स हैं, सभी विशेषताएं हैं ये अधातु के। अधातुओं के प्रकार छात्रों यहाँ जान लीजिए, नॉन मेटल के कितने प्रकार हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि नोबल गैस, नोबल गैस का मतलब हमारी आवर्त सारणी में, जो आवर्त सारणी में 18वां जो वर्ग है, ग्रुप 18, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन है, रासायनिक रूप से निष्क्रिय हैं, गैस हैं लेकिन ये क्या है, इनर्ट हैं, अक्रिय हैं, क्रिया नहीं करती। प्रकाश और परिक्षेक्षण गैसों में उपयोग की जाती है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन का पढ़ भी चुका होगा छात्रों, इनर्ट गैस, नोबल गैस, ठीक है। हेलोजन, हेलोजन का मतलब छात्रों लवण युक्त, यानी समुद्र में पाए जाने वाले पदार्थ, अत्यधिक प्रतिक्रियाशील है, कीटाणु शोधन और लवण जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, एस्टार्टिन के उपयोग में किया जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे हेलोजन यानी आवर्त सारणी का 17वां वर्ग, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हेलोजन बोलते हैं, ये सब। नोबल गैस जिसमें हमने आप बताया वर्ग 18 वाला, इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन है, अक्रिय गैसेस है, और अन्य अधातु जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, डायमंड, ऑक्सीजन, सल्फर जैसे तत्व शामिल है। यानी अधातुओं के 3 बड़े प्रकार हो गए, एक वो हैं जो नोबल गैसेस हैं, एक वो हैं जो हेलोजन है, एक ग्रुप 17 वाला, और अन्य अधातुएं जो कि हमने आपसे बताया जो कि कार्बन वाला जो ग्रुप है छात्रों, ठीक है, नाइट्रोजन वाला ग्रुप है 5वां, और छठा जो है वो ऑक्सीजन वाला और सल्फर वाला ग्रुप है। तो छात्रों आप देख सकते हैं सल्फर के बारे में, रेड फास्फोरस अत्यंत ज्वलनशील जहरीला होता है। कार्बन आप देख सकते हैं सभी क्या है, नॉन मेटल है, मेटल के इसमें कोई भी लक्षण नहीं पाए जाते। आगे दैनिक जीवन में इनका उपयोग छात्रों, ऑक्सीजन को कौन नहीं जानता, जल ही जीवन है, ऑक्सीजन भी क्या है आपके जीवन है। श्वसन के लिए आवश्यक चिकित्सा ऑक्सीजन टैंक में उसका हीलियम के साथ मिलाकर मिश्रणों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कार्बन सभी जैविक जीवन में पाया जाता है, जिसका उपयोग ईंधन, इस्पात उत्पादन, ग्रेफाइट, हीरे के रूप में भी किया जाता है। यहाँ तक कि डायमंड भी जो है वो कार्बन का अपरूप है छात्रों, कार्बन को बताने की जरूरत नहीं, आप कार्बन जान ही रहे कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा। नाइट्रोजन है उर्वरक के अंदर सबसे ज़्यादा, नाइट्रोजन गैस भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में देखा जाए पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा है। रेफ्रिजरेंट में, खाद्य उद्योग में, परीक्षक के रूप में आपने जो चिप्स के पैकेट आते हैं, दूध के पैकेट आते हैं, उनमें नाइट्रोजन भर दी जाती है ताकि वो डीऑक्सीडाइड होता है, यानी कि वो ऑक्सीडेशन को रोकता है, उसमें खाद्य सामग्री सड़ता नहीं है, ठीक है। सल्फर जो है वल्कनाइजेशन में, रबड़ के निर्माण में इस्तेमाल करते हैं, सल्फर का इस्तेमाल हम लोग विस्फोटक में भी करते हैं। एसिड है, उर्वरक है, रबड़ का इस्तेमाल हम लोग बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं छात्रों, मिश्रित धातुएं, ये लास्ट स्टेप है इसका, यहाँ का टॉपिक है हमारा इसका, ठीक है। मिश्र धातुएं, मिश्रित धातुएं जिसको हम लोग बोलते हैं एल्लोइज। एल्लोइज क्या है छात्रों, मिक्सचर ऑफ, ठीक है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स इन फिक्स रेशियो, निश्चित अनुपात में धातुओं का मिश्रण जो कहलाता है वो मिश्र धातुएं कहलाता है। यानी एक से अधिक धातुओं को जब हम निश्चित परसेंटेज में, निश्चित अनुपात में मिलाते हैं छात्रों, तो उससे उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। हमने आपसे बताया कई प्रकार के, जैसे व्यंजन बनाते हैं, कई बार कई चीज़ों को मिलाने पर देखा होगा बड़ा व्यंजन टेस्टी बन जाता है, स्वादिष्ट बन जाता है। उसी प्रकार से कि किसी भी पदार्थ की स्थिरता को बढ़ाने के लिए जब हम निश्चित अनुपात में धातुओं का मिश्रण बनाते हैं तो एक नए प्रकार की जो है जन्म होता है, सृष्टना होती है, उसे हम कहते हैं एल्लोइज। एक मिश्र धातु एक या एक अधिक अन्य तत्वों के साथ संयुक्त धातुओं या धातुओं का एक संयोजन है छात्रों। जैसे आपसे कहा जाए छात्रों ब्रास, तो ब्रास कोई तत्व नहीं है,
तो धातु नहीं है छात्रों, ये मिश्र धातु है। ब्रास, ब्रॉन्ज, जैसे आपसे कहा जाए कांस, कांस क्या है छात्रों, ये मिश्रण है। आपसे कहा जाए जैसे बेल मेटल, टांका धातु, गन मेटल, ये सब क्या है छात्रों, जर्मन सिल्वर, ये सभी क्या है छात्रों, ये मिश्र धातु हैं। यहाँ पर आपके सामने छात्रों एक चार्ट दिखा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में ये बारंबार पूछे जाते हैं कि किस जो है एलॉयज में, किस मिश्र धातु में कौन कौन से धातु पाई जाती हैं, किस प्रतिशत में पाई जाती हैं और उनका उपयोग क्या है छात्रों। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो छात्र स्किप करके चले गए होंगे, जो शुरुआत में भाग गए होंगे, ठीक है, वो थोड़ा सा यहाँ पर रह जाएंगे। इसलिए हम आपसे फिर कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा देखिए जो पूछा गया वो आपके सामने ब्रास, पीतल, तो पीतल छात्रों अकेला नहीं है, इसमें कॉपर और जिंक का मिश्रण है। परसेंटेज हो सकता है आपको याद ना रहे, फिर भी कम से कम इतना मोटा मोटा आप याद कर लीजिए, कॉपर सब में आपको लगभग मिलेगा। कॉपर एक ऐसा जो है धातु है जो सब में मिलेगा, सभी में आप देख सकते हैं, बाकी आपको जिंक भी ज़्यादातर सब में मिल जाएगा, ठीक है। ब्रास जिसे हम पीतल कहते हैं छात्रों, हाउस होल्ड यूटेंसिल बनाने में, बर्तन वगैरह बनाने में, इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिक के बनाने में ब्रास। ब्रॉन्ज जो होता है जिसे छात्रों हम लोग कांसा कहते हैं, कांस, जैसे ब्रॉन्ज मेडल आपने ओलंपिक में सुना होगा, ब्रॉन्ज उसकी मूर्तियां बनाने में, सिक्के बनाने में और पदक बनाने में। यहाँ पे लिखा आइडल्स, मूर्तियां, यूटेंसिल्स और ठीक है कॉइन्स बनाने में। कॉपर और टिन, एसन का मतलब होता है छात्रों, इसको हम लोग कहते हैं टिन, स्टेनम बोलते हैं, स्टेनम। कॉपर और टिन मिलाएंगे तो बन जाएगा छात्रों ब्रॉन्ज। जर्मन सिल्वर, एग्जाम में कहता है कौन सी सिल्वर है, जो सिल्वर नहीं है, जर्मन सिल्वर नाम है इसका। कॉपर, जिंक और निकिल मिलाते हैं, मेकिंग यूटेंसिल यहाँ पे जो है उपकरण बनाने के लिए घरेलू। रोल्ड गोल्ड का मतलब होता है छात्रों नकली सोना। कॉपर और निकिल को जब हम मिलाते हैं 90 और 10% में, तो ये फॉर मेकिंग चीप ऑर्नामेंट, नकली सोना इसी को बोलते हैं। बहुत सारे दुकान पे बिकता हुआ आपको दिखेगा, लगेगा सोने जैसा, इसे पॉलिश चढ़िए, रोल गोल्ड, ठीक है। मोनेल मेटल ये बहुत कम पूछा गया छात्रों आपसे, जो बेल मेटल बहुत पूछा गया है, ये सब बहुत पूछे जाते हैं। बेल मेटल, घंटा धातु, स्कूल का बेल देखा होगा, मंदिर में जो घंटी लगी है वो भी है छात्रों, जो डोर बेल लगा होता है आपने पुराने जमाने में देखा होगा, बेल मेटल फॉर मेकिल बेल। कॉपर और जो है टिन का मिश्रण है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे छात्रों है शोल्डर मेटल। शोल्डर मेटल का मतलब होता है टांका धातु। आपने देखा होगा जो वेल्डिंग करने वाले लोग होते हैं वो एक सोल्डिंग रॉड लिए रहते हैं, वो रॉड जो बनी रहती है वो कॉपर और याद रखिए सॉरी टिन और लेड का बना होता है। टिन और लेड, स्टेनम का मतलब टिन और लेड का मतलब प्लम्बम। गन मेटल छात्रों जो है बंदूक या हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। कॉपर, जिंक और टिन यहाँ पे यूज फॉर द इंजीनियरिंग, बॉल बेयरिंग बनाने में, हैवी इंजीनियरिंग टूल्स बनाने में, गन बनाने में, बंदूक का हाथ बनाने में, नाल वगैरह तोप ठीक है बनाने में। सोल्डरिंग जो है धातु होती है, टांका धातु बोलते हैं, ठीक है। ड्यूरेनियम जो छात्रों एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज है, इसे एयरक्राफ्ट बनाते हैं छात्रों। ड्यूराल्यूमिन भी बोलते हैं इसको, बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है ये, इसमें एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज होता है, क्योंकि वायुयान आप देखें हल्के और बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। स्टील में आपने देखा आयरन और छात्रों कार्बन होता है, कार्बन की प्रतिशत लगभग 2 से कम होती है। मेकिंग स्क्रू, ब्रिजेस वगैरह स्टील, एक स्टील होता है छात्रों, एक स्टेनलेस स्टील होता है। तो स्टील के अंदर कॉपर आयरन और सिर्फ कार्बन होता है बस। स्टेनलेस स्टील जो होता है, जो घर में आपने देखा चमकदार बर्तन, वो आयरन, क्रोमियम और निकिल का मिश्रण होता है फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल और नाइफ्स वगैरह। इसमें रस्ट नहीं लगती, जंग, क्योंकि इसमें क्रोमियम वगैरह मिला दिया जाता है, मजबूत होता है, शाइनिंग होता है, चमकदार होता है। निकिल मिला देते हैं तो आयरन, क्रोमियम, निकिल मिलाएंगे तो एसएस स्टेनलेस स्टील बनेगा, और अगर आयरन और कॉपर मिलाएंगे छात्रों तो क्या बनेगा, स्टील बनेगा, जो कि एग्जाम में बहुत पूछा गया है। तो यहाँ पे छात्रों जब हमने आपसे पढ़ाया ब्रास, ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर, ठीक है, जो कि सिल्वर नहीं है, रोल्ड गोल्ड नकली सोना, मोनेल मेटल, बेल मेटल, गन मेटल, शोल्डर हमने आपसे बता दिया टांका धातु है। ड्यूरेलामीन जो होता है वो आपको एयरक्राफ्ट वगैरह के लिए। स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्टील अलग है, स्टेनलेस स्टील अलग है, जिससे कि हम लोग यहाँ पे फॉर मेकिंग यूटेंसिल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो छात्रों ये जो थे आपके, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है आज टॉपिक था आपका केमिस्ट्री से, इसका ज़रूर आप क्लास करिएगा, छूट गया तो पूरा कर लीजिएगा। उम्मीद है कि बहुत जल्द हम दूसरे नेक्स्ट जो है चैप्टर के साथ नेक्स्ट टॉपिक में जल्दी मुलाकात करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।